Hello, students. Good morning to everyone. Today we are going to start another chapter, that is chapter number second, Resources of India. Second. In this chapter, we are going to see basically our different types of agriculture crops, minerals, and power resources, जो कि इस chapter की आपकी heading है. So, in this chapter, what we will learn, we will see contribution of agriculture at Indian economy. यस, कितना कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी में, और आप लोगों को शायद उसका कुछ आइडिया भी होगा, उसको हम देखेंगे. मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट आर द मेजर क्रॉप्स, मेजर एग्रीकल्चर किन किन क्रॉप्स का होता है इंडिया में, एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से कहाँ कहाँ किस किस एरिया में उनका एग्रीकल्चर होता है. कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंटल एजेंसीज इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करने में गवर्नमेंट का क्या रोल है. Medicinal and horticulture crops, minerals, and in the last we will see power resources. Okay, so first you can basically see, पहले चैप्टर में पूरी आपकी जो बात है वो एग्रीकल्चर के ऊपर हो रही है, उसके बाद आपके मिनरल्स और पावर रिसोर्सेस जो आपकी लास्ट के दो बड़े टॉपिक्स हैं. लेट अस स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम हियर नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज अ बेसिक introduction of the chapter. Presently, the term agriculture is used in a broad sense. It not only includes cultivation but also forest, fisheries, animal rearing and dairying in it. तो एग्रीकल्चर जो है काफ़ी बड़ा टर्म है, जिसमें आपका सिर्फ क्रॉपिंग करना नहीं आता है, कल्टीवेशन करना ही नहीं, जबकि उसके अंदर फॉरेस्ट उगाना, फिशरीज, ओके, पॉइंट्स में फिश, आजकल जो फिशरीज कल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम लोग फिशेज जो है उगाई जाती हैं आजकल एक लेक में, आर्टिफिशियल लेक्स में. एनिमल रियरिंग एंड डेयरिंग, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है उसमें आजकल एग्रीकल्चर में. इंडिया एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, ये सब क्यों बोलते हैं इंडिया एज एग्रीकल्चर कंट्री, बिकॉज अराउंड 50% ऑफ इंडियाज एम्प्लॉयमेंट इज स्टिल इन एग्रीकल्चर. 50% लोगों के, इंडिया के लोग आज भी एग्रीकल्चर से ही अपनी जो है एम्प्लॉयमेंट चला रहे हैं. Geographical diversities in India create favorable climatic conditions for the production of different types of crops. और काफ़ी अच्छा क्लाइमेटिक कंडीशन भी है इंडिया का. हमने देखा इंडिया में काफ़ी सारी रिवर्स भी हैं जो कि ये सब क्लाइमेट प्रोवाइड करवाती है, जिससे हमारा जो इंडिया क्लाइमेट है काफ़ी अच्छा बना रहे फॉर एग्रीकल्चर. So only 11% of total area of world is cultivable. इंडिया हैज़ 51% एरिया अंडर कल्टीवेशन. सो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 11% एरिया है कल्टीवेशन के लायक, और इंडिया में 51% एरिया ऐसा है जो कल्टीवेशन इस पे हो सकती है. Only one crop is grown in many countries of the world, while in India two or three crops are grown in some areas. तो इतना अच्छा इंडिया की जो है लैंड है. टोटल एरिया विच कुड बी इरिगेटेड इन इंडिया इज इक्वल टू टोटल कल्टीवेबल एरिया ऑफ चाइना. ठीक है, तो इंडिया, चाइना काफ़ी बड़ी कंट्री है अगर आप एरिया में देखें इंडिया से, फिर भी जो कल्टीवेबल एरिया है वो दोनों का लगभग सेम है, क्योंकि इंडिया में जो एग्रीकल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड है, काफ़ी बढ़ चुका है. चाइना 58.2% लेबर ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर livelihood. 66% of the agricultural land is used for growing food, 34% for commercial crop, and agriculture contributes 56.1% GNP, gross national product. तो हमारी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का जितना हमारा जो डेवलपमेंट होता है गुड्स का, उससे 56.1% जो एग्रीकल्चरल कंट्रीब्यूशन है. So here it's some points contribution of agriculture in Indian economy. So 17% of population of world nourishes on Indian agriculture. Two-third of population of India depends on agriculture for their livelihood. 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंडिया एग्रीकल्चर डिपेंडेंट करती है, क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर सिर्फ इंडिया के लोगों को नहीं खिलाता है, बाहर के लोगों को भी जो है फूड प्रोवाइड करवाता है. टू थर्ड पॉपुलेशन इंडिया की जो है डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे अपनी लाइवलीहुड. ठीक है, लाइवलीहुड पे यानी कि जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए. टू थर्ड लेबर पावर ऑफ कंट्रीज इंगेज इन इंडियन एग्रीकल्चर. टू थर्ड लेबर जो है आपके वो भी इंगेज एग्रीकल्चर में ही है. मैनी पीपल गेट देयर एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्टली ऑल्सो, और कहीं ना कहीं लोगों को इनडायरेक्टली भी मिलता है. जैसे आपने देखा होगा कि आपका अगर एग्रीकल्चर हो रहा है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा उसमें, और आप वहाँ ले जाएंगे तो तोल कांटा भी लगेगा, तो बहुत लोगों को इनडायरेक्टली भी एम्प्लॉयमेंट मिलता है जो डायरेक्टली खेती नहीं करते हैं पर उससे ही फ़ायदा लेते हैं. Either they are engaged in handicrafts or in small industries based on agricultural products in rural areas. Agriculture can give employment to a large number of people. तो एग्रीकल्चर की खासियत है, इतने लोगों को ये जो है दे सकता है एम्प्लॉयमेंट. एग्रीकल्चर गिव्स रॉ मटेरियल फॉर क्लॉथिंग. जो मेन काम है एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, नॉट ओनली फॉर क्लॉथिंग, फॉर सो मेनी इंडस्ट्रीज. रॉ मटेरियल तो जो है जो उगा हुआ सामान होता है, जैसे कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए कॉटन, जूट इंडस्ट्रीज के लिए जूट. तो रॉ मटेरियल प्रोवाइडेड बाय एग्रीकल्चर. Indian agriculture is nurturing the increasing population. Agricultural products give carbohydrates, protein, fats, and vitamins for foods. Mahatma Gandhi has said
About the production, the food production and supply of food, life depends on agriculture. Where agriculture is not beneficial, life itself could not be beneficial there. सो महात्मा गांधी का एक कोट है आपका, देख सकते हैं आप लोग कि लाइफ जो है डिपेंड है एग्रीकल्चर पे। अगर एग्रीकल्चर बेनिफिशियल नहीं होगा, मुनाफे वाला नहीं होगा, तो लाइफ वहाँ पे अच्छी नहीं होगी लोगों की। इसलिए आप देखा होगा इंडियन गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा जोर देती है इंडिया एग्रीकल्चर पे, फार्मर्स फार्मर्स पे बहुत जोर दिया जाता है। बहुत सारी स्कीमें निकाली जाती है उनके लिए। इंडियन एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इट कंट्रीज इकोनॉमी। देखिए साफ साफ लिखा है इंडिया एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है। इंडिया के फार्मर्स जो है वो बैकबोन है। अगर इंडियन फार्मर्स को आप सही से बेनिफिट नहीं दे पाओगे तो बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे इंडिया में। इट्स सक्सेस और फेलियर डायरेक्टली अफेक्ट द फूड प्रॉब्लम, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द इंटरनेशनल इनकम। इसमें एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आने से सिर्फ आपके एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, जबकि इंडिया में फूड प्रॉब्लम भी आएगी। 140 करोड़ लोगों को खाना खिलाना है आपको, तो एग्रीकल्चर अच्छा होना ही चाहिए। Therefore, it is said that the importance of soul in human body is same as importance of agriculture in Indian economy। तो काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। जैसे हमारी बॉडी में आत्मा का जितनी इंपॉर्टेंस है, वैसे ही इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर की है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया में अकॉर्डिंग टू सीजन। तीन तरह की क्रॉप है इंडिया में, खारिफ, रबी और जैद क्रॉप। ये सीजन के अकॉर्डिंगली बोले जाते हैं इनको। और अकॉर्डिंग टू स्टडी सब होती है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप मतलब जिनको हम लोग जो है खाने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ होती है कैश एंड कमर्शियल क्रॉप, जो हम खा नहीं सकते, उसको हम लोग जो है कमर्शियली बेचने के लिए, प्रॉफिट्स के लिए यूज़ करते हैं। कॉटन और जूट इसमें आएंगे आपके। So according to season देखते हैं हम लोग खरीफ, rabi and zed crops. So the crops which are sown in the beginning of rainy season, जिनको उगाया जाता है जून जुलाई में, and ready by the end of spring season after दशहरा, और उनको काटा जाता है दशहरा के बाद अक्टूबर नवंबर में, are called खरीफ crop। तो उनको उगाने का जो है महीने है आपका, सीजन है आपका जून जुलाई, समर के टाइम पे, रेनी के टाइम, रेंज के टाइम पे उनको डाला जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। और इनको पूरी तरीके से उगने के बाद काटने का सीजन जो है वो आता है आपका अक्टूबर नवंबर में। कौन कौन सी होती हैं आपकी खरीफ क्रॉप? राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, सोयाबीन, शुगरकेन, कॉटन, ग्राउंडनट, सीसम आर द चीफ खरीफ क्रॉप। तो ये आपने देखा भी होगा कि अभी जो है सोयाबीन की कटिंग चल रही है, अक्टूबर में से चालू हो जाती है ये। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स, जिनको उगाया जाता है अक्टूबर नवंबर में आफ्टर खरीफ क्रॉप, एंड दे आर रेडी टू बी रीप बाय द बिगनिंग ऑफ समर। और इनको जो काटा जाता है समर में, मार्च अप्रैल में। इनके एग्जांपल्स आगे वीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, टोबैको आर द मेन रबी क्रॉप्स। अभी जो वीट आप देखेंगे आपके आसपास, कभी जाएंगे आप खेतों में तो वीट उगना स्टार्ट चुकी होगी। जैद क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन समर स्पेशली वेजिटेबल्स एंड ग्रीन फॉडर आर कॉल्ड जैद क्रॉप्स। तो जो समर में उगते हैं आपकी हरी सब्जियां, हरी जो फल फ्रूट उगते हैं, जो दे आर कॉल्ड एज जैद क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स में वही अंतर है आपका। फूड क्रॉप विच यू आर यूजिंग एज अ फूड, जितने भी आपके फूड्स हैं, आपके राइस, व्हीट, मेज, ज्वार, जितने आप समझते हैं, दे आर ऑलवेज कॉल्ड एज फूड क्रॉप्स। कैश एंड कमर्शियल क्रॉप मतलब जिनको आप जो है यूज नहीं करते फूड के तरीके से, उनको आप यूज करते हो फॉर जनरेटिंग कैश, बेचने के लिए यूज करते हो, कॉल्ड एज कैश और कमर्शियल क्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल है कॉटन, जूट, टी, कॉफी, सोयाबीन। अब आप बोलोगे सर टी तो हम जो यूज करते हैं, पर ये हम खाते नहीं है। ठीक है, पहली बार टी चाय की पत्ती को आप खा नहीं जाओगे ऐसे। और अगर आप यूज करोगे भी तो उसका बहुत ही लिमिटेड मात्रा में यूज करोगे, जितने आप उगाओगे उससे आप लोग 95% उसको लोग बेचते ही हैं। टोबैको, रबड़ एक्सेट्रा। Okay, the main crops of India and distribution of their production areas of crops according to their production areas, कहाँ कहाँ पर उगती हैं ये क्रॉप्स। तो वीट के आप देख सकते हैं जितने भी स्टेट्स दिए हैं यहाँ पे, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात। ओके, वैसे ही आपके सब जो है दिखा देता हूँ आपको, जितने भी स्टेट्स में जगह दी है, स्टेट्स के नाम दिए हैं, आप लोग सब देख सकते हैं। ये सब स्टेट्स के नाम है। हम लोग ये सिर्फ देख लेते हैं टेबल। पोजीशन ऑफ इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, इंडिया की प्रोडक्शन फूड क्रॉप्स में जो है, प्रोडक्शन में जो है आपकी जो पोजीशन है वो क्या क्या है। तो वीट में आप देखिए इंडिया की पोजीशन सेकंड है आफ्टर यूएसए। यूएसए फर्स्ट आता है। हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग किस स्टेट में होती है? उत्तर प्रदेश में। राइस में भी इंडिया सेकंड है। फर्स्ट आई थिंक इज चाइना। और हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल इसमें। ज्वार में इंडिया फर्स्ट है। मेज में इंडिया सिक्स्थ है। कॉटन इंडिया सेकंड। जूट में इंडिया फर्स्ट है। कॉटन में फर्स्ट आप शायद हैरान हो जाए सुन के, कॉटन में फर्स्ट जो आपका पाकिस्तान आता है यहाँ पर, क्योंकि पाकिस्तान में ब्लैक सॉइल काफी ज्यादा है। टी में इंडिया सेकंड है। सोयाबीन इज ऑल्सो फिफ्थ। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में उगता है सोयाबीन, तो ये चीज आप देख सकते हैं। ये सब स्टेट्स के नाम दिए हैं अभी क्रॉप्स के हिसाब से, सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ पर उगता है, ये सब क्रॉप्स कहाँ कहाँ पे उगती हैं, ये आप खुद देख सकते हैं।
नॉलेज एंड ऑफ टाइप एंड मेथड ऑफ फार्मिंग थ्रू विजिट ऑफ डेवलप फार्मिंग। तो नॉलेज ऑफ फार्मिंग जो है कहाँ से आई हमें और उसको जो है डेवलप कैसे किया जाता है। विजिट ऑफ नियरेस्ट डेवलपमेंट फार्म कैन बी अरेंज टू गिव नॉलेज रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम फॉर द स्टूडेंट्स। एशियन इंडियन एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और बेसिकली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। पहले एग्रीकल्चर जो है सिर्फ खाने पीने के लिए अपने जो है लोग उगाते थे, बेचने का इसका कोई सिस्टम नहीं था अर्ली जब स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चर एशियन इंडिया में। एग्रीकल्चर व प्रैक्टिस ओनली टू फुलफिल डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ द लोकल मार्केट। से अपने आसपास के लोग उनके मार्केट की नीड्स पूरी करने के लिए करा जाता था। As in the beginning, population was scant, agricultural land was in plenty also. Villages were not linked with each other, hence there was not much pressure to increase agriculture production. पहले इतना ट्रेड था नहीं इंडिया में या दुनिया की बात करें एशियन एशियन टाइम्स में। लैंड काफ़ी ज़्यादा थी लोगों के पास जो है खाने की नीड्स थोड़ी कम थी। ओके, सो उस टाइम पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोई प्रॉब्लम थी नहीं। जो कि आज आप देखते हैं कि इंडिया में लैंड जो है काफ़ी लिमिटेड हो गई है और पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ती ही चली गई। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रेशर हमेशा रहता है इंडिया पे। द मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम इज बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ ऑब्टेनिंग मैक्सिमम प्रॉफिट इन प्रोडक्शन। आजकल जो है जो आपकी हो गई एग्रीकल्चर मैक्सिमम प्रॉफिट पे हो गई है। ठीक है, इसलिए लोग जो है फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स वो सब यूज करने लग गए, मशीन्स का यूज होने लग गया है ताकि जिससे क्या हो आपका आप प्रोडक्शन बढ़े आपका। नाउ नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग लिखा है बुक में, फार्मिंग है वो। Okay, there are different types of farming. You can see a general farming when an agriculture farm is organized in such a way that its land is used for production of different crops or agriculture-based occupations, and each one becomes a source of income. Then this type of farming is called general or normal farming. तो ये इस तरह की फार्मिंग जो आपकी जनरल नॉर्मल फार्मिंग होती है आपकी, जिसमें लैंड जो यूज़ की जाती है फॉर यूजिंग और फॉर एग्रीकल्चर और डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स। जनरली द फार्मर अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ फार्मिंग टू सेटिस्फाई डोमेस्टिक नीड्स। ज़्यादातर फार्मर जो है अपने खुद की नीड्स अपने खुद के घर बनने के लिए ये वाली टेक्निक यूज़ करता है। आपने देखा कि खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जो आपकी ज़ैद क्रॉप थी वो पर्टिकुलर एक साल में तीनों क्रॉप उग जाती हैं। तो एक साल में लगभग 2 या 3 क्रॉप उगा लेना अलग अलग तरीके की, उसको जनरल फार्मिंग बोलते हैं। स्पेसिफिक फार्मिंग मतलब जो है आपका टाइप ऑफ फार्मिंग का स्पेसिफिक फार्मिंग इन विच फार्मर ऑप्टेन 50% टोटल इनकम फ्रॉम ओनली वन क्रॉप। जिसमें फार्मर जो है पूरे साल भर में एक पर्टिकुलर क्रॉप पे ही जो है ध्यान देता है, या तो गेहूं गेहूं उगा रहा है या तो वो सिर्फ सोयाबीन उगा रहा है। तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप से ही अपना 50% इनकम वो कर लेता है। नेक्स्ट है ड्राई फार्मिंग। इन द एरियाज एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर इज कॉल्ड ड्राई फार्मिंग। जहाँ पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होती है एनुअली, वहाँ पे फार्मिंग करना इज कॉल्ड एज ड्राई फार्मिंग। इन द सिस्टम ड्राई फार्मिंग टू ग्रो क्रॉप रेन वाटर इज प्रिजर्व फॉर अ लॉन्गर टाइम। रेन वाटर प्रिजर्व करके ही फार्मिंग की जाती है। नेक्स्ट है आपका मिक्स फार्मिंग। ओके, मिक्स फार्मिंग जो है आपका मिक्स फार्मिंग मतलब आपका वही हो गया कि एक क्रॉप पे मतलब मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड पे जो है आपके एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है आपके पास, जिसपे जो है मान लीजिए एक तरफ किसी ने जो है वीट उगा लिया, एक तरफ कुछ वेजिटेबल्स उगा ली, एक तरफ कुछ फ्रूट्स उगा ली। तो इस टाइप के क्रॉप को बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। इस टाइप के फार्मिंग को बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। नेक्स्ट है आपका इरीगेटेड फार्मिंग। इरीगेटेड फार्मिंग मतलब इस तरीके की फार्मिंग वही आपकी जहाँ पे आप इरीगेशन मेथड यूज करते हैं फॉर गिविंग वाटर। इरिगेशन मेथड्स मतलब आप लोग जो ट्यूबवेल से पानी निकाल रहे हैं, आप लोग अपने जो घर में जो पंप्स लगे हैं उनसे पानी दे रहे हैं क्रॉप्स को उगने के लिए। नेक्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब जो है मैन्योर का यूज करके फार्मिंग करना, बिना फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के फार्मिंग इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये आजकल सबसे ज्यादा चरण में चल रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि अब जो है लोगों के हेल्थ इश्यूज काफी आने लग गए हैं पेस्टिसाइड और केमिकल्स वाला खाना खा खा के। सब डिमांड काफी है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। इसमें जो है खाद यूज की जाती है, काउ डंग यूज किया जाता है खाद की तरह। ओके, और सिंथेटिक केमिकल पेस्टिसाइड यूज नहीं होते। नेक्स्ट सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग। सो देयर आर सो मेनी सिस्टम्स जो है फार्मिंग के, आप देख सकते हैं इंडिविजुअल फार्मिंग अकेले इंसान कर रहा है फार्मिंग, कलेक्टिव जो है एक पूरी सोसाइटी कलेक्टिव कर रही है फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है आपकी कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप देख सकते हैं जो गांव में बन जाती है आजकल, कि बहुत सारे पूरा पूरा गांव मिलकर एक साथ फार्मिंग कर रहा है। जैसे आपने एक सुना होगा, अमूल का नाम सुना होगा। अमूल इज ऑल्सो टाइप ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है, हमने देखा स्टार्टिंग में चैप्टर के मिल्किंग जो है आपका, वो भी एक तरह का एग्रीकल्चर ही है। अमूल भी आपकी जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव फार्मिंग करती है वो मिल्क की। गवर्नमेंट फार्मिंग गवर्नमेंट जो है अपनी फार्मिंग खुद करवा रही है। आपने मनरेगा नाम सुना होगा, जिसमें गवर्नमेंट जो है फार्मिंग भी करवाती है, लोग वेजेस देती है दिन के करने के काम। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जैसे मान लीजिए चिप्स की कोई कंपनी है लेस, तो उसको अपने काम के लिए फार्मिंग करवानी है, तो उस तरह की फार्मिंग होती है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग।
कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कराने में गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया में आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। 1966-67 में जो है इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेकर आई ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में, क्योंकि इससे पहले इंडिया में जो है फूड प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो चुकी थी। इंडिया को जो है बार बार मांगना पड़ता था अमेरिका से, उसके बाद ही उनका काम चलता था। फिर आया इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसमें जो है बड़ी बढ़िया तरीके के जो है सीड्स इंडिया ने यूज करना स्टार्ट किए, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो इंडिया में हाई हुआ। और क्या क्या किया गया इसमें, यूज किया गया हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना स्टार्ट किए इंडियन एग्रीकल्चर में, पेस्टिसाइड यूज करना स्टार्ट किए। तो मतलब पूरा आपका जो सिस्टम है पूरा वो मॉडर्न एग्रीकल्चर करा ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर। मशीन गुड्स का स्टार्ट किया यूज करना, हाथ की जगह मशीन गुड्स यूज करने लग गए। न्यू टेक्निक फॉर सॉइल कंजर्वेशन, फिक्सेशन ऑफ सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम बोलते हैं, फिक्स कर दी कि इतने पे तो इंसान को जो है मिलेगा ही मिलेगा अपने एग्रीकल्चर सामान बेचने पर। नेक्स्ट आपका आता है व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन जो है आपका डेयरी रेवोल्यूशन है, जिसमें आपने जो डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई रूरल एरियाज में काफी सारी। और इसमें जो है क्या किया गया, सोसाइटीज से मिल्क जो है लिया गया, उनसे उनसे मिल के गवर्नमेंट ने काफी सारा मिल्क उनका बेचा भी और उनको प्रोवाइड भी करवाया काफी सारा लोन, ठीक है, लोन प्रोवाइड करवाया ताकि जो है बहुत सारी जो कंपनीज हैं जो चाहती थी काम करना, वो काम करना स्टार्ट करें। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑपरेशन फ्लड। इसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं हम लोग, क्योंकि मिल्क जो है लिक्विड है, और इससे माना गया था कि ये वाइट रिवॉल्यूशन से इंडिया में जो है फ्लड आ जाएगा दूध का, दूध की बाढ़ आ जाएगी दूध। और क्योंकि मिल्क जो है माना जाता है कि काफी तरह न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है एक पर्टिकुलर कंट्री को, सो मिल्क काफी इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, ताकि वहाँ के लोगों को न्यूट्रिशन मिल सके। नेक्स्ट आपका येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन जो है आपका ये आपका जो था एडिबल ऑयल और ऑयल सीड्स के लिए था, उनकी फार्मिंग अच्छी करने के लिए। ब्लू रेवोल्यूशन आपका जो है रिलेटेड है आपका फिशेस से, ठीक है, फिशेस अच्छे से उगाई जाए, फिशेस के जो है प्रोडक्शन अच्छे से हो कंट्री में, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़े और इंडिया में जो है जो आपका फिशिंग मार्केट है वो बढ़े। पिंक रेवोल्यूशन जो है आपका आता है नेचुरल मिनरल्स एंड विटामिन, उनके लिए आता है आपका। पिंक रेवोल्यूशन इज ऑन द फ्रूट्स, जो फ्रूट्स हैं आपके उनके एग्रीकल्चर के लिए आता है पिंक रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है आपका मेडिसिनल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मेथड्स, यूटिलिटी एंड स्क्रूटिनी, सिक्योरिटी। ओके, सो मेडिसिनल क्रॉप्स में आपके बहुत सारे क्रॉप्स आती है, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप लोग जानते ही हैं। देन फ्लावर्स की खेती होती है आपकी, नेक्स्ट स्पाइसेस, हर्बल प्लांट्स एंड देयर मेडिसिनल यूज। कुछ हर्बल प्लांट्स जिसका नाम आप लोग पहले से जानते भी होंगे, और उनका मेडिसिनल मेडिसिनल यूज भी हम देख लेते हैं फटाफट। तो बहुत सारे नाम दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, प्लांट्स के, मेडिसिनल प्लांट्स के। हम यहाँ पे देखते हैं फटाफट। तो सबसे पहले दिया है मुलेठी। संस्कृत वर्ड में इसका नाम होता है माधुक, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स स्वीट टेस्ट, स्वीट होता है इसका टेस्ट। इट्स प्लांट इज जनरली 2 to 2.5 फीट हाई होता है ये। इट्स रूट्स एंड साल मुलेठी आर जनरली अवेलेबल इन द शॉप्स ऑफ पंसारी इन केरला मार्केट एंड कैन बी परचेज फ्रॉम देयर। ठीक है, तो करता क्या है वैसे ये अच्छा होता है आपके माउथ अल्सर्स के लिए, के मुंह में छाले हो जाते हैं उनके लिए अच्छा होता है। गिव्स रिलीफ फ्रॉम थ्रोट डिसीजेस, जो गले की प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी उनके लिए काफी अच्छा होता है। इट ऑल्सो यूजफुल इन हीलिंग ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, मतलब पेट को भी साफ करता है आपका ये मुलेठी, आपका जो गले में जितनी दिक्कतें चलती है उनको भी जो अच्छा करता है, और कहीं ना कहीं कफ और हार्ट डिसीजेस को भी ठीक करता है ये। नेक्स्ट है ग्वार फाटा, जिसको हम बोलते हैं एलोवेरा। एलोवेरा के तो काफी सारे यूजेस हैं आपके आपके जो स्किन को ग्लो भी करने में हेल्प करता है ये, और भी काफी सारे इसके मेडिसिनल यूजेस हैं आपके। द जूस ऑफ इट्स लीव्स मिक्सेस विद हनी गिव्स रिलीफ फ्रॉम कोल्ड एंड कफ। तो इसका जो जूस बनता है उसके जो हनी के साथ मिला के जो हम पीते हैं, उससे हमें जो हमारा जो कोल्ड और कफ दूर होता है। रियोमेटिक और आर्थराइटिस नाम के जो जॉइंट पेन्स होते हैं उनको भी दूर करता है ये। इट्स पल्प इज यूजफुल इन डर्माटोलॉजिकल डिसीजेस एंड क्योर्स द ब्लड डिसीजेस, तो ब्लड डिसीज दूर करता है आपका ये एलोवेरा। नेक्स्ट है आपका अश्वगंधा, सर्पगंधा, ठीक है, देख सकते हैं आप इनके यूसेस दिए हुए हैं बस। ठीक है, नेक्स्ट है जिलोई। ठीक है, जिलोई को हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज गुडवेल, गिलोई और गुरुची। इट इज ऑल्सो नोन एज अमृता। इसका मेन काम क्या होता है आपका, जनरली फाउंड ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फील्ड क्लिंजिंग अराउंड द स्टफ्स इन द फॉरेस्ट। मेडिसिनल यूज क्या है इसका, फॉर द लीव्स रूट्स ऑफ गिलोई प्लांट आर यूज एज मेडिसिन। ठीक है, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो एज मेडिसिन यूज होती हैं मोस्टली। इट्स ट्रंक इज मोस्ट यूजफुल। इट्स फ्रूट आर यूज टू ट्रीट जॉन्डिस एंड रियोमेटिक, तो जॉन्डिस और रियोमेटिक नाम की प्रॉब्लम दूर करता है ये। नेक्स्ट आपका शतवारी, तुलसी। तुलसी तो आप लोग जानते ही हैं, काफी सारे मेडिसिन इंपॉर्टेंस हैं इसके। आंवला, आंवला भी जो है आपका पेट वेट साफ करने में हेल्प करता है, आपका स्किन ग्लो करता है, ठीक है, स्टमक डिसऑर्डर दूर करता है, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर।
हल्दी, हल्दी भी देखते हैं हम लोग। हल्दी में भी काफ़ी सारी जो वेराइटीज़ होती हैं आपकी। हल्दी इज ऑल्सो नेचुरल हीलर। आपको कहीं लगती भी है तो आपके घर वाले आपको हल्दी का दूध पिलाते होंगे, हल्दी लगाते होंगे उसके ऊपर। नीम, नीम के अपने मेडिसिन इंपॉर्टेंस है आपके। नेक्स्ट आपका हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट लेकर आई थी। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एंड नेशनल हॉर्टिकल्चर सेंटर आर द स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विच वाज स्टार्टेड 2005। तो गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम लेकर आई, उसके अंदर गवर्नमेंट ने जो है पर्टिकुलर एक स्टेप्स किए टू एस्टैब्लिश ग्राफ्ट बैंक, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, बैंक से जो है लोन्स मिलने में दिक्कत नहीं हो किसी को भी। उसके कुछ पर्टिकुलर अचीवमेंट्स दिए हुए हैं। हमारा मेन टॉपिक आता है मिनरल्स और टाइप्स ऑफ मिनरल्स, हम देखते हैं फटाफट। तो मिनरल आप लोग जानते ही क्या होता है, सब्सटेंस जो है इसको हम खोद के निकालते हैं। ठीक है, हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल्स। मिनरल्स कितने तरीके के होते हैं आपके, मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक मतलब मेटल्स मिलता है, जैसे हमको गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, टिन। नॉन मेटालिक मतलब जिसमें आपको जो है मेटल्स की प्रॉपर्टीज नहीं होती है जिनमें, फॉर एग्जाम्पल माइका, कोल, सॉल्ट, जिप्सम, लाइमस्टोन। तो इंडिया के कुछ मेन मिनरल्स है आपका, जो आयरन है सबसे इंपॉर्टेंट। आयरन तीन तरीके का होता है आपका, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। चार तरीके का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। ये चार तरह के आयरन ओर है आपके। सबसे अच्छा आयरन ओर होता है आपका हेमेटाइट। आयरन ओर मतलब ऐसा एक पत्थर जिसके अंदर से आपके आयरन निकलती है। ओके, सो सबसे अच्छा हेमेटाइट होता है, 60-70% आयरन निकलती है इसके अंदर से। नेक्स्ट है हेमेटाइट, कंटेनिंग अराउंड 72% ऑफ आयरन। लिमोनाइट 40-60% ऑफ आयरन। सिडराइट जो आपका 10-48% आयरन निकलती है इसके अंदर से। आयरन कहाँ कहाँ मिलती है हमें इंडिया में, तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मिलती है हमें, झारखंड, आपका जो है झारखंड, आपका उड़ीसा हुआ, वेस्ट बंगाल रीजन्स में। सेंट्रल इंडिया में मिलती है छत्तीसगढ़, दुर्ग, भिलाई, राजस्थान। राजस्थान में मिलती है महाराष्ट्र। पेनिनसुलर इंडिया में मिलती है कर्नाटका, चिक्कामगलूर वैली, बेलारी, नॉर्थ कन्नाड एंड चित्रादुर्ग डिस्ट्रिक्ट इन तिरुचिरापल्ली। कर्नाटका में मिलती है, अदर रीजन्स में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मैंगनीज और मैंगनीज ऑल्सो टाइप ऑफ मेटल। 19% ऑफ वर्ल्ड मेटल जो है इंडिया से ही मिलता है हमें। सेंट्रल इंडियन रीजन्स जो है आपके अंदर, 50 सेंट्रल इंडिया में मिलता है सबसे ज़्यादा मैंगनीज आपको। सबसे ज़्यादा आपको मिलता है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, 50% के अराउंड। पेनिनसुलर इंडिया और नेशनल इंडिया में मिलता है ये। नेक्स्ट आपका माइका। माइका इज इट इज ओल्ड मेटामॉर्फिक रॉक है माइका आपका। माइका आपको सबसे ज़्यादा मिलता है बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका में। 60% टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है इंडिया की होती है बिहार, झारखंड से। नेक्स्ट इज कॉपर और। कॉपर का भी आप देखते हैं वायर्स बनाने में काफ़ी यूज़ होता है कॉपर और आपका। कॉपर के भी अपने एडवांटेजेस हैं। इंडिया रैंक्स थर्ड अमंग द कॉपर प्रोडक्शन। ठीक है, कॉपर प्रोडक्शन में इंडिया जो है थर्ड आता है। नेक्स्ट है आपका कुछ बॉक्साइट, नॉन मेटालिक मिनरल, गोल्ड, प्रीशियस मिनरल है आपका ये। ओनली 2% ऑफ वर्ल्ड टोटल गोल्ड इज फाउंड इन इंडिया, वो भी कर्नाटका में मिलता है। डायमंड, डायमंड में आपका इंपॉर्टेंट जो है आपका आ जाता है फिर पन्ना। पन्ना में जो आपकी जो जगह है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। कंजर्वेशन करने के तरीके आप देख सकते हैं, हम पढ़ते हैं आगे पावर रिसोर्सेज पे। सो पावर रिसोर्स में आपको पावर यूज़ करने के, पावर जो है बनाने के कितने तरीके होते हैं इंडिया में। सो पावर रिसोर्सेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट इज कन्वेक्शनल सोर्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी से जो बनती है पावर, कन्वेक्शनल सोर्स बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट है नॉन कन्वेक्शनल, जो आपका सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायो एनर्जी और जियोथर्मल एनर्जी होती है। ओके, फिर कोल जो है आपका कोल यूज़ किया जाता है पावर यूज़ करने के लिए। कोल के भी अलग अलग तरीके होता है, चार तरीके का कोल होता है आपका। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, ब्राउन और लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा होता है आपका एंथ्रेसाइट। कोल प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ कहाँ होता है, तो गोंडवाना कोल्ड फील्ड्स में, टर्शरी कोल्ड फील्ड्स। ठीक है, इंडिया में काफ़ी सारे कोल्ड फील्ड देख सकते हैं मैप में यहाँ पर। मिनरल ऑयल जो होते हैं इंडिया में, मिनरल ऑयल ऑल्सो यूज एज फ्यूल्स। आपका पेट्रोल जो यूज़ होता है आपका, पेट्रोल आपको मिलता है आसाम ऑयल फील्ड्स में, गुजरात ऑयल फील्ड्स में। पेट्रोल के लिए दो तीन एरिया ही इंडिया में, और ऑफशोर एरियाज जो आपके इंडिया में जो है कोस्टल एरियाज जो हैं। नेक्स्ट है आपकी नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मतलब आप जो एलपीजी आती है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी जो होती है आपकी अलग अलग तरीकों से होती है, देख सकते हैं आप लोग इस टेबल में। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है आपके थर्मल पावर प्लांट्स में फॉर यूज बाय यूजिंग कोल। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आपकी यूज होती है डैम्स में, जो पानी होता है उनकी एनर्जी करके जो बनाई जाती है। एंड इन द लास्ट न्यूक्लियर एनर्जी, सबसे नया टॉपिक आया है, बाय यूजिंग यूरेनियम। यूरेनियम यूज करके बम ने बना के हम लोग क्या बना लेते हैं, एनर्जी। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी। आप जानते हैं सोलर एनर्जी, आप जानते हैं कैसे यूज की जाती है। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। देन बायोमास एनर्जी, जो अर्थ में से गर्मी निकलती है उसको यूज करते हैं ये लोग। एंड नेक्स्ट है जियोथर्मल।
एंड द लास्ट यू कैन सी कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज, कैसे इन पावर रिसोर्स को कंजर्व किया जाए। तो चैप्टर में ज़्यादा चीज़ें जो आपकी पढ़ी लिखी पहले से ही थी, ठीक है, आप लोग ज़्यादा चीज़ों को वैसे भी जानते हैं अच्छे से। एंड बिकॉज आई एम रनिंग आउट ऑफ बैटरी सो आई एम गोइंग वेरी फास्ट। हम लोगों ने एक एक चीज़ फटाफट देख ली यहाँ पर, फटाफट हम लोग चीज़ों को समझते चले गए। मेन काम आपका है कि आप इन चीज़ों को रीड करते चलें। आपको अगर फिर भी डाउट आता है तो हम लोग आगे का क्लास लेंगे, उसमें हम लोग इन बाकी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। ओके, यहाँ पे एक साइड आप देख सकते हैं लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ रबड़ इन इंडिया। तो आपको टेबल दिए हैं ऊपर, रबड़ प्रोडक्शन आप देख सकते हैं आंसर सबके। ब्रू रिवॉल्यूशन जो है आपका काय पे था, उस पे था, हमने देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आयरन ओर, इसमें कौन सा आयरन ओर नहीं है। तो आपका जो है हेमेटाइट आयरन ओर है, सीटाइट भी आयरन ओर है, बॉक्साइट आपका जो है ये भी आयरन ओर है, मैग्नेटाइट नहीं है। बॉक्साइट आयरन ओर नहीं है, सॉरी, बॉक्साइट। बॉक्साइट इज टाइप ऑफ कोल और कोल का होता है। मध्य प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विच आर द फॉलोइंग मिनरल्स। तो सबसे ज्यादा क्या होता है एमपी में, डायमंड होता है, मन्ना हमने पढ़ा। सो इन दी लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोग जो है बुक्स लेकर जो है साथ साथ में रीड कर सकते हैं। हमने जो टॉपिक पढ़े, हम लोगों ने स्टार्टिंग में काफ़ी डीप में स्टडी करी। मिनरल्स पावर सोर्स पे मैंने चैप्टर पहले ही बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने पर्टिकुलर वीडियोस बनाई हुई है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो यहाँ पे अच्छे से मिनरल्स पावर सोर्सेस के ऊपर, तो आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं सर्च कर कर। ओके, एंड इन दी एंड थैंक यू।